हैप्पी होम के काउंटर पर मेरा इस्तकबाल एक खूबसूरत लड़की ने किया। उसने पहले से छपा हुआ एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसमें तमाम इंदराज अंग्रेजी में किए जाते थे। मैंने अपने कीमती कलम से बड़ी नखवत के साथ उस पर उल्टी सीधी लकीरें खींची और कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए बगैर पढ़े उसे रख लिया और एक मुअद्दब बहरा मेरा ब्रीफकेस उठाकर मेरी रहनुमाई करने लगा। लड़की के झुकते हुए आदाब कहने को नजरअंदाज करते हुए मैं नपे तुले कदमों के साथ बहरे के पीछे पीछे चल दिया। एक शानदार और सजे सजाए कमरे का दरवाजा खोलकर वो मुअद्दब एक तरफ खड़ा हो गया। एनी मोर सर्विस सर? उसने मुड़ने से पहले पूछा और इस मजीद खिदमत का मतलब मुझे बखूबी मालूम था। भारत में किसी नौजवान और फिर ऐसे नौजवान से उम्मीद रखना जो इस किस्म के आला होटलों में कयाम करे कि वो रात किसी साथी के बगैर बसर करे, यकीनन मौजज़ा ही होगा। इसलिए जवाब में जब उसे 10 रुपए का नोट टिप करते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नो थैंक यू, मैं विष्णु हूँ, तो उसने हैरानी के साथ मेरी तरफ देखा, फिर वापस मुड़ गया। रात का खाना मैंने अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। चूंकि मैं विष्णु था इसलिए मेरे लिए खाने का मेन्यू भी बगैर मीट वाले खानों का पेश किया गया था। रात 10 बजे तक का वक्त मैंने होटल के डाइनिंग हॉल में गुजारा। मैं ज्यादा शराफत का मुजाहरा करके अपने मुताल्लिक किसी को सोचने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। हर कदम पर एहतियात दरकार थी। अभी मिशन शुरू नहीं हुआ था और पै दर पै मुसीबतें आने लगी थी। मैं चौकन्ना और बेदार था। करीबन 11:30 बजे तक मैं अपने कमरे में लेटा मुताल्ला करता रहा। फिर सुबह को पेश आने वाले वाकयात के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह मैंने तमाम दरवाजों के पर्दे दोबारा चेक करने के बाद वहीं कमरे में नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहा। सुबह का नाश्ता मैंने डाइनिंग हॉल में ही किया था और थोड़ी देर बाद मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा था। हलवाड़ा हवाई अड्डे की तरफ। होटल से मैं आम शहरी के लिबास में ही बाहर निकला था, लेकिन एक वीरान सी जगह अपने कपड़े तब्दील करने के बाद मैं अब एक देहाती का रूप धार चुका था। अपने असली कपड़े मैंने स्टेशन के लॉकर में महफूज कर दिए थे और खुद मैं एक साइकिल रिक्शे में बैठकर लारी अड्डे पहुंच गया था। लुधियाना से एक बस के जरिए मैं रायकोट गया, जहां रास्ते में मेरा टारगेट था। बस की खिड़की से मैंने देखा सड़क के किनारे हवाई अड्डे के सिर्फ मुतल्लिका दफातर थे। उसका टेक्निकल एरिया यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आता था। दुश्मन ने इतने बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके के साथ अड्डे को कैमोफ्लाज किया था कि बेख्तियार उसे दाद देने को जी चाहा। बहरहाल एक सरसरी नजर से मैंने हालात का अंदाजा लगा लिया। बस आगे निकल गई। मैंने रायकोट ठहरना ही मुनासिब न समझा और जगराऊं और मुल्लांपुर से होता हुआ वापस लुधियाना आ गया। मुझे हवाई अड्डे के अंदर दाखिल होना था और उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, यही सबसे अहम और जरूरी मसला था। लुधियाने में करीबन 4-5 बजे पहुंचा। एक मामूली से होटल में कुछ खाना खाया और 6 बजे एक सिनेमा हॉल में जा घुसा। यहाँ एक खासी मज़ाहिया फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल पर्दा स्क्रीन की तरफ कहाँ था। मैं तो और ही ख्यालों में खोया हुआ था। रेलवे स्टेशन से मैंने अपने कपड़े हासिल कर लिए थे और अपनी मौजज़ शक्ल इख्तियार कर ली थी, जबकि दूसरे कपड़े मैंने दोबारा लॉकर में रख दिए थे। कपड़ों की तब्दीली के लिए एक मकामी तफरीह गाह के एक कोने में मुझे बड़ी शानदार जगह मुयस्सर आ गई थी। सिनेमा में मेरी साथ वाली सीट पर बैठे नौजवान ने मेरी जाहिरी वज़ाक़ता से मुतासिर होकर मुझसे राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे गैर जरूरी जानकर कोई खास लिफ्ट न करवाई। हाफ टाइम के वक्त जब उसने एक बहरे को आवाज देकर बोतल लाने के लिए कहा तो मुझे उसकी जबान से रायकोट और मुल्लांपुर के लोगों का मखसूस अंदाज झलकता दिखाई पड़ा और उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई। मुमकिन है ये नौजवान मेरे बनाए हुए मंसूबे में कहीं फिट हो जाए। जैसे ही बैरे ने उसे बोतल खोल कर देना चाही, मैंने बैरे के हाथ से पकड़ ली। एक नहीं दो, मैंने बैरे से कहा। नौजवान ने हैरानी के साथ मेरी तरफ देखा तो मैं उससे बात करने का रवादार नहीं था या अब इतनी बेतकल्लुफी का मुजाहिरा कर रहा था। उसे दूसरी बोतल थमाते हुए मैंने कहा, क्षमा करना यार, असल में एक उलझन आन पड़ी है, वरना मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। वो बोला, कोई बात नहीं सर, उलझने भी इंसानों के लिए बनी हैं और उसका हल भी इंसानों ही के पास है। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। उसने मेरी जाहिरी हैसियत से मुतासिर होते हुए कहा, कहाँ रहते हो, क्या शुभ नाम है तुम्हारा? मैंने उससे दोनों सवाल इकट्ठे कर दिए। वो बोला, रायकोट में रहता हूँ और प्रकाश नाम है मेरा। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, वेल डन, मेरा नाम भी प्रकाश ही है। प्रकाश भाइया, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने वाकई खुशी का मुजाहरा कर डाला। कुदरत ने उसे मेरे लिए गैबी मदद बनाकर जो नाजिल किया था। फिल्म के खात्मे तक हम दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। प्रकाश रायकोट की एक खतरी फैमिली का लड़का था। लुधियाने में मुलाजिमत करता था और यहाँ एक किराए के कमरे में रिहाइश रखता था। अभी तक मैंने ही उससे सब कुछ पूछा था, अपने मुतालिक सिवाय अपने नाम के और कुछ नहीं बताया था। मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ होटल में ले
आया। हैप्पी होम के डिनर ने उसे मेरा और भी गर्विदा कर दिया। अपने कमरे में उसके लिए मैंने विलायती शराब के 2 बेहतरीन पैक मंगवा लिए थे। मैंने अपने सिलसिले में माजरत करते हुए उससे कहा, 3 साल तक अगर मैंने इसे छुआ भी तो मैं मर जाऊंगा। शायद तुम यकीन न करो कि मैं कैंसर की पहली स्टेज से जिंदा वापस पलटा हूँ। उसने मुतशक्किराना लहजे में मुझसे कहा, महाराज मेरे लिए ऐसी खास जरूरत भला क्या थी। मैंने कहा, तुम मेरे मेहमान नहीं प्रकाश, तुम मेरे दोस्त भी हो। मुझे हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। मैं एक उलझन में गिरफ्तार हूँ, इसीलिए वहां से यहाँ आया हूँ। वो बोला, आप कुछ कहिए तो शायद। उसने फिक्रा अधूरा ही छोड़ दिया। दरअसल मैं एक खास मिशन पर यहाँ आया हूँ। हमारे घर एक रिश्ता आया है। लड़का एयरफोर्स में मुलाजिम है। मैंने उसकी शक्ल अभी नहीं देखी क्योंकि रिश्ता घर वालों ने मेरी गैर मौजूदगी में किया है। लड़के का नाम और रैंक मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो आजकल बलवाड़ा हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। मैंने दिल्ली में उसके मुतालिक एक परेशान कुन खबर सुनी है जिसकी तहकीकात करने आया हूँ और ये भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ उसकी लाइल्मी में हो जाए। अगर उसे पता चल गया और लड़का भी ठीक ही निकला तो खामखा एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मैंने बिलाखिर अपने मंसूबे के मुताबिक एक कहानी घड़ ली थी। वो बोला, अरे बस इतनी सी बात है, मेरा कजन वहाँ काम करता है। रायकोट के कई लड़के वहाँ मुलाजिम हैं, उनके जरिए। मैंने बीच में कहा, यही तो सारा मसला है। मैं सिर्फ एक काबिल एतमाद आदमी चाहता हूँ जो मुझे अड्डे पर ले जाए और उसे दूर ही से दिखा दे, बाकी मैं जानूं और मेरा काम। उसने बड़ी मोहब्बत और जोश से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, आप इस फिक्र को बिल्कुल जहन से निकाल दें, कल आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया प्रकाश, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने होटल इंतजामिया को अपने कमरे में एक फालतू बेड लगाने का ऑर्डर दे दिया था और वो रात प्रकाश ने नाना करने के बावजूद मेरी जिद के आगे हथियार डालते हुए वहीं बसर की। अब हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि दुनिया में इतने अजीम और नेक इंसान भी पाए जाते हैं। सुबह प्रकाश नाश्ता करते ही चला गया। थोड़ी देर के बाद उसकी वापसी हुई। वो काम से छुट्टी लेकर आया था। हम दोनों इकट्ठे ही रायकोट रवाना हो गए। प्रकाश के घर वालों ने मुझे हाथों हाथ लिया। न जाने उसने मेरे मुताल्लिक क्या क्या उन्हें बताया था कि वो लोग मेरे आगे बिछे जा रहे थे। हर दूसरा पहले से बढ़ चढ़कर मेरी खिदमत कर रहा था। उन इलाकों में पर्दा नाम की किसी चीज का तस्वुर नहीं था। जल्द ही हम सब आपस में घुल मिल गए। शाम तक मैं और प्रकाश रायकोट में घूमते रहे। इस असना में मैंने इर्द गिर्द के इलाके में कायम शुदा तंसीबात का बखूबी जायजा ले लिया। प्रकाश के वालिद की एक खटारा सी मोटरसाइकिल थी जिस पर हम रायकोट के इर्द गिर्द देहाती इलाके में घूमते रहे। मोटरसाइकिल मैं खुद ही चला रहा था और जानबूझकर ऐसे रास्तों पर सफर कर रहा था जहां मोबाइल रडार सिस्टम या एंटी क्राफ्ट गन्स की मौजूदगी के इम्कानात ज्यादा थे। पहले ही मरहले पर कुदरत ने मेरा भरपूर साथ दिया। उसके उस इनाम पर जो प्रकाश की सूरत में मुझ तक पहुंचा था, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पिछले 2-3 रोज की कुल्फत कुल्ली तौर पर खत्म हो गई। दुश्मन की उस इलाके में नकलो हरकत मेरी नजरों के सामने मेरे जहन में महफूज हो चुकी थी और अब किसी भी वक्त कागज पर मुंतकिल होकर मेरे मुल्क तक पहुंच सकती थी। दिन भर हमने जी भर कर आवारागर्दी की। शाम को उसका कजन सालिग्राम ड्यूटी खत्म करके घर आ गया। वो हवाई अड्डे की एक वर्कशॉप में काम करता था। प्रकाश ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा तारुफ उससे करवाया। उसका गायबाना तारुफ मुझे पहले ही अच्छी तरह हासिल था और उसकी ही नहीं बल्कि भारतीय नौजवानों की सबसे बड़ी कमजोरी मेरे ब्रीफ केस में मौजूद थी। विलायती शराब की बोतल की एक झलक ने उसे मेरा ताबेदार बना दिया और ये झलक मैंने एक खास तरीके से अचानक ब्रीफ केस खोलते हुए उसे दिखाई थी। उसने अपने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, महाराज जी, शीश वर्मा नाम के 2-3 ऑफिसर हैं, आप कुछ उनके मुताल्लिक बताइए। प्रकाश ने, जो उससे खासा बेतकल्लुफ था, उसे कहा, यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर ये उससे वाकिफ होते तो खुद ही न चले जाते। उसने एक मखसूस अंदाज से आंख दबाते हुए कहा, ठीक है महाराज जी, मैं बारी बारी सबसे किसी बहाने आपको मिला दूंगा। अपने सभी यार हैं। मैंने कहा, शुक्रिया भैया, तुमने मेरे सर पर से अच्छा भला बोझ उतार दिया है। रात को दोनों जी भर कर शराब नोशी करते रहे। मेरे मुताल्लिक घड़ा घड़ाया बहाना पहले ही मौजूद था, इसलिए किसी ने मुझसे इसरार न किया। रात मैंने रायकोट में प्रकाश के घर पर बसर की। अगले रोज सालिग्राम तो सुबह सुबह उठकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। हमें बाद में आने के लिए कह गया। थोड़ी देर बाद हम लोग भी उसके पीछे जा रहे थे। गार्ड रूम में हमारी मुलाकात सालिग्राम से करवाई गई। वो हमें अपने साथ वर्कशॉप में ले गया। सालिग्राम की अपने ऑफिसर इंचार्ज से गाड़ी छनती थी, इसलिए किसी ने उसकी बात का नोटिस न लिया। हर जगह उसने मेरा तारुफ अपने कजन की हैसियत से करवाया जो दिल्ली से आया था, जिसे हवाई अड्डा और जंगी जहाज देखने का बेहद शौक था। हर कोई अपनी अपनी बिसात के मुताबिक मुझे और प्रकाश को खुशामदीद कह रहा था। करीबन 2 घंटे तक हम हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। इस असना में मैंने वहाँ की तमाम जुजियात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ली। सारा हवाई अड्डा मेरे सामने था।
वहां मौजूद एक एक चीज मेरी नजर में थी। उन दोनों को दिखाने के लिए शीश वर्मा से मुताल्लिक मैंने तहकीक में खासी सरगर्मी दिखाई थी और उन लोगों को अपने सच्चे होने का यकीन दिला दिया था। मैंने गर्मजोशी से उसका हाथ दबाते हुए कहा, अच्छा यार, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, ये शीश वर्मा से फिर कभी मिल लेंगे। सालिग्राम ने कहा, ओके, परसों तक के लिए राम राम। उसने मुझसे भी ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। प्रकाश के साथ मैं वापस आ गया। रायकोट से मैंने लुधियाना अपने होटल को फोन कर दिया था कि मैं रात को नहीं आऊंगा। एडवांस जमा होने की वजह से वो लोग भी मुतमईन थे। 2 दिन बाद इतवार था। उस रोज सालिग्राम की भी छुट्टी थी। मैं और प्रकाश तो वापस लुधियाना चले आए। सालिग्राम को मैंने इतवार की बड़ी जबरदस्त दावत दी थी। वो मेरा शिकार था जिस पर मुझे अभी मेहनत करना थी और जिससे बहुत सारे काम निकलने की तवक्को थी। कुदरत के इस इनाम को मैं किसी भी सूरत जाया करने के लिए तैयार नहीं था। लुधियाना हम शाम को पहुंचे। दोनों सीधे होटल ही गए थे। वहां चाय पीकर ताजा दम होकर हम शहर में घूमने चले गए। मैंने प्रकाश को चूंकि अपने लंबे चौड़े बिजनेस के मुतालिक एक कहानी सुना रखी थी और उसे यही बताया था कि अब मेरी मसरूफियात सिर्फ बिजनेस तक ही महदूद रहेंगी और 3-4 रोज तक मैं लुधियाने से अपने बिजनेस के मामला तय करने के बाद दिल्ली चला जाऊंगा। इसलिए उसने मुझसे अगले रोज यानी हफ्ते के प्रोग्राम का नहीं पूछा था। रात गए मैं होटल पहुंचा तो एक खूबसूरत उलझन मेरी मुंतजर थी। अपने कमरे में दाखिल हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे पर एक शरीफाना दस्तक सुनाई दी। मैंने होशियार होते हुए कहा, यस कम इन, क्योंकि ऐसे होटलों में इजाजत के बगैर कोई दरवाजा भी नहीं खटखटाया जाता। दरवाजा खुला और एक हव्वाजादी अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ अपने जिलों में खुशबुओं और दावत का एक तूफान लिए अंदर दाखिल हुई। क्षमा कीजिए, रूम नंबर 130। उसने फिक्रा अधूरा छोड़कर जिगरपाश नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं अब संभल चुका था। 2 ही सूरतें थीं, या तो वो कोई कॉल गर्ल थी या फिर CID की मुखबर, क्योंकि ऐसे होटलों में पुलिस या इंटेलिजेंस वाले बराह रास्त मुदाखलत कम ही क्या करते हैं। ज्यादातर काम ऐसी लड़कियों ही से लिए जाते हैं। कुछ भी था, मुझे बहरहाल अपने रवैये से किसी शक का इजहार नहीं करना था। कमरे का नंबर बाहर लिखा है। मैंने बज़ाहिर लापरवाही के अंदाज में आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसने अदाए खास से मेरी तरफ झुकते हुए कहा, ओह, मुझे क्या बैठने को नहीं कहेंगे? और मेरा जवाब सुने बगैर मेरे पलंग पर बैठ गई। अब इस बात का फैसला तो हुआ नहीं कि आप मेरी मेहमान हैं या किसी और की, मैंने कहा। उसने अपने हाथ में पकड़ा पर्स भी करीबी मेज पर फेंक दिया। बोली, महाराज, जब मैं आ गई हूँ तो अपना मेहमान ही समझिए। मैंने अपनी जगह से उठकर खिड़की के करीब खड़े होते हुए कहा, आपको शायद गलत फहमी हुई है। उसने उठकर मेरे करीब आना चाहा। बोली, खवातीन से ऐसे बात तो नहीं की जाती। मुझे जान बचानी खासी मुश्किल थी। मेरा मनफी रवैया भी उलझन का बायस बन सकता था। मैं भारतीय माशरे का नए दौर का नौजवान था। मुझे बहरहाल अपने आप को इस माहौल में रंगना था, वरना कुछ भी मुमकिन था। लेकिन मेरे मकसद और मिशन की अजमत मेरे रास्ते में हायल थी। मैंने खुद आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, देवी जी, आज के लिए तो मुझे क्षमा कीजिए। मैंने एक दोस्त को वक्त दे रखा है। काश आपसे पहले। उसने मेरी बात काटी। ठीक है महाराज जी, मैं किसी के धंधे को खराब क्यों करूं? लेकिन मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी टिप तो बहरहाल है। मैंने 10-10 के 2 नोट उसके हाथ में थमा दिए। मैंने बड़े एहतराम से दरवाजा खोलते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर विजिट, और उसके जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह उठकर मैंने दोबारा हवाई अड्डे का रुख किया। मेरा मिशन अभी नामुकम्मल था और जिस नौयत की इत्तलात मुझे दरकार थी उनके लिए मुझे अकेले ही जाना था। हफ्ते की सुबह एक मर्तबा फिर मैं एक देहाती घसियारे के लिबास में हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था। बस से मैं अड्डे से करीबन 2 मील पीछे ही उतर गया था। ये फासला मैंने पैदल ही तय किया था। उस वक्त मेरा हुलिया और शक्ल ऐसी थी कि प्रकाश भी गौर से देखने पर ही पहचान सकता था। मेरे सर पर लगी हुई बालों की विग और बढ़ी हुई शेव, हाथ में पकड़ी चारा काटने की दरांती और खुरपे के साथ कंधे पर रखी हुई मैली कुचैली सी चादर और तन पर मैले कपड़ों की वजह से देखने वाला पहली नजर ही में मुझे कोई घसियारा समझकर नजरअंदाज कर सकता था। बस के सफर के दौरान मैं आखिरी सीट पर एक कोने में, जहां अक्सर कोई बदकिस्मत सवारी ही बैठा करती है, सिमट गया। उसके बावजूद सारे रास्ते मुझे बस में सवार होने और उतरने वालों की गुस्सीली नजरों का सामना करना पड़ा। एक तो मेरी शक्ल ही अछूतों वाली थी, फिर अछूत भी निचले दर्जे का। भला कोई ब्राह्मण मेरा बस में सवार होना कैसे गवारा कर सकता था? बस का कंडक्टर मुझे तमाम रास्ते गालियों से नवाजता आया था। ये बात अपने बुजुर्गों से सुनी थी कि हिंदू नीच जाति के लोगों को इंसानियत के जुमरे में शुमार नहीं करते, लेकिन इंसानों से इंसानों का इतना कर्बनाक सलूक कहाँ देखने में आता है। इस माशरे के इस मकरूह तरीन रूप को देखने के बाद उनकी हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई थी। पंजाब के अक्सर इलाकों में कुछ लोग खेतों के किनारे लगी घास काट कर उसे करीबी मंडियों में या फिर तांगे वालों के हाथ फरोख्त करके गुजर बसर करते थे।
थे। मैं उस वक्त ऐसे ही लोगों की नुमाइंदगी कर रहा था। हवाई अड्डे के गार्ड रूम के सामने से, जो सड़क के किनारे कुछ फासले पर बना हुआ था, गुजरकर मैं कुछ आगे निकल आया। मेरी बेचैन नजरें गार्ड रूम के इर्द गिर्द फैले इंडियन एरिया का अहाता किए हुए थी। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द वैसे तो चारों तरफ एंटी क्राफ्ट गन्ने नस्ब थी, लेकिन एक जगह खुसूसी तौर पर कुछ नए किस्म का असलहा देखकर मैंने वहीं डेरे डाल दिए और एक यूनिट के नजदीक कुछ फासले पर बने खेतों के किनारे लगी घास काटना शुरू कर दी। घास काटने का अमल सिर्फ मेरे हाथ अंजाम दे रहे थे। मेरा जहन और आंखें मुकम्मल यकसुई के साथ उसी तरफ लगी हुई थी। वो सर्द जंग का दौर था। आकाशवाणी अपने प्रोग्रामों में अक्सर शोर मचाती रहती थी कि पाकिस्तानी जासूस भारत में, खास तौर पर मशरकी पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के इलाके में घुस आए हैं। इनकी फुला फुला पहचान होती है, किसी पर भी शक गुजरे तो करीबी पुलिस स्टेशन पर इत्तला कीजिए, वगैरह वगैरह। अब सूरत हाल कुछ ऐसी बनी थी कि इन तमाम इलाकों में, खास तौर पर सरहदी अजला और दिफा से मुताल्लिक इलाकों में लोग खामखा चौकन्ने हो गए थे। आए रोज किसी न किसी फकीर या मलंग की कमबख्ती आई रहती। पहले तो उन्हें पकड़ते ही देहाती मारना शुरू कर देते और पुलिस स्टेशन जाने की नौबत उमूमन उस वक्त आया करती जब वो इस बेगुनाह को मार मार कर उसका भुरकस निकाल देते। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द वाक़े देहातों में ये वबा कुछ ज्यादा ही फैल चुकी थी। गाड़ी में किसी अजनबी चेहरे को देखकर उस पर जिराह शुरू कर दी जाती। जब तक उसका कोई शनासा न निकल आए उसकी जान न छुटती। मेरे साथ भी यही हादसा गुजरा। मैं इर्द गिर्द के माहौल से लाताल्लुक अपने काम में मगन था। वहां मौजूद किसी फौजी जवान को तो मुझ पर शक न गुजरा। करीबी गांव के दो सिख जो सिक्योरिटी के आदमी थे उस तरफ आ निकले और मुझे उनकी आमद का एहसास उस वक्त हुआ जब वो मेरे सर पर मौजूद थे। फरार की तमाम राहें पहले ही से मसदूद थी। चारों तरफ फौजी फौज। सड़क पर हवाई अड्डे के मुलाजमीन की आमदोरफ्त जारी थी और मेरे सर पर सिक्योरिटी के दो अफराद मुसल्लत थे। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? दोनों ने मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने कहा, महाराज जी, मस्कीन आदमी हूँ, घास काट रहा था। मैंने अपनी दानिस्त में उन्हें मुकम्मल जवाब दे दिया। इसी असना में मैं उठकर खड़ा हो गया था। थैला मेरे हाथ में पकड़ा था, जबकि दरांती वहीं कटी हुई घास के पास रखी थी। मेरे हाथ में थैले में सिवाय एक खुरपी और चादर के और कुछ नहीं था। लेकिन उन दिनों जहां आकाशवाणी भारतीय अवाम को वार्निंग दे रही थी, वहां भारतीय अखबारात ने भी पाकिस्तानी जासूसों के मुताल्लिक अजीब अजीब अफवाहें लोगों में फैला रखी थी। इनमें सबसे ज्यादा अहम बात यही बताई जाती थी कि जासूसों के पास थैलों या उनके कपड़ों में खतरनाक बम जरूर छुपे हुए होते हैं, उनसे होशियार रहिए। दोनों शायद मकामी CID के आदमी थे, जिनकी ड्यूटी हवाई अड्डे के इर्द गिर्द देहातों में लगी थी कि मुश्तबा लोगों पर नजर रखें। मुझे मुश्तबा समझकर वो चले आए थे, लेकिन बराह रास्त हाथ डालने को तैयार नजर नहीं आते थे। भारतीय रेडियो और अखबारात का प्रोपेगेंडा मेरे काम आ गया। एक ने पुलिस के मखसूस लहजे में पूछा, कहाँ रहते हो? मैंने कहा, तलवंडी महाराज जी। दूसरे ने मुझे हाथ में पकड़े डंडे से आगे की समत इशारा करते हुए कहा, चल भाग जा यहाँ से, घास काटने की इजाजत नहीं है यहाँ। मैंने नीच जाति के लोगों की तरह हाथ बांधते हुए कहा, जैसे मर्जी आपकी महाराज जी, और मैं आगे बढ़ गया। अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी, ठहरो। एक लम्हे के लिए तो मुझे दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ। मुझे उम्मीद थी जब दूसरी समत पलटूंगा तो उनके हाथों में पकड़े पिस्तौल मेरे इस्तकबाल को मौजूद होंगे, लेकिन खैरियत गुजरी। उन्होंने शायद कोई और मंसूबा सोच रखा था। यहाँ बस नहीं रुकती, पीछे बैठ जाओ, वो सामने स्टॉप है, वहां से सवार होना। उसने अपनी साइकिल के पीछे बैठने का हुक्म देते हुए थोड़े फासले पर वाक़े गार्ड रूम की तरफ इशारा किया था। इस तरह गालिबन उनका इरादा ये था कि वो कोई खतरा मोल लिए बगैर मुझे गार्ड रूम पर एयरफोर्स पुलिस की खिदमत में पेश कर देंगे। यहाँ से अचानक भागना जबरदस्त बेवकूफी होती। मैंने बादले नाखास्ता हथियार डालते हुए हामी भर ली। इस तरह कम से कम गार्ड रूम तक मुझे कोई ऐसा मौका मिल सकता था जिससे मैं फायदा उठा लेता। धन्यवाद महाराज जी, कहते हुए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। दूसरा CID वाला मेरे पीछे आ रहा था। अपनी दानिस्त में उन्होंने मुझ पर काबू पा लिया था। आम हालात में मैं ऐसे 10 गधों को डॉज कर सकता था, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कोई खतरा भी मोल लेने को तैयार न था। मौजा किसे कहते हैं, इसका अंदाजा मुझे उस रोज हुआ। लुधियाने की तरफ से रायकोट को जाने वाली बस आ रही थी। जब हम बमुश्किल सड़क के करीब पहुंचे ही थे, मैंने अल्लाह का नाम लिया और उसे रुकने का इशारा कर दिया। बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। गालिबन उसने 3 सवारियों का लालच किया था। जैसे ही बस रुकी, मैं लपक कर उसमें सवार हुआ। ये अमल कुछ इतना अचानक और तेजी के साथ हुआ कि दोनों CID वाले भौंचाए रह गए और उन्हें होश उस वक्त आया जब बस ने रफ्तार पकड़ ली। मुझे हस्बे तवक्को सबसे पिछली सीट पर ही जगह मिली थी। मैंने चलती बस के पिछले शीशे से नजरें बाहर दौड़ाई। दोनों बड़ी तेजी के साथ अपने साइकिल फेंक कर गार्ड रूम की तरफ भागे चले जा रहे थे। ये बड़ा हसास एरिया था। सिक्योरिटी का जाल चारों तरफ बिछा हुआ था। अगर वो दोनों गार्ड रूम पर रिपोर्ट कर देते तो वायरलेस पर अगली किसी भी
पोस्ट पर इत्तला पहुंचना चंद सेकंड की बात थी। उसके बाद मेरा इस लारी में मौजूद रहते हुए बच निकलना नामुमकिन था। एक एक लम्हा कीमती था। मुझे चंद सेकंड के अंदर ही कोई फैसला करना था। फिर मैं फौरन एक नतीजे पर पहुंच गया। कंडक्टर मेरी तरफ आ रहा था। उसने कराहत आमेज नजरों से मुझे घूरा। कहाँ जाएगा? गालिबन मुझे बस पर सवार करके वो पछता रहा था। मैंने कहा, रायकोट लाला जी। वो बोला, निकाल 2 रुपए। मैंने घिघियाते हुए कहा, 1 रुपया ले लाला जी, गरीब आदमी हूँ। उसने मुझे गालियां बकनी शुरू कर दी। अबे तेरी गरीब की ऐसी की तैसी। बस इसी असना में वहां से 5-4 मील दूर के फासले पर मोमिनपुर के नजदीक पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने हस्बे साबिक ब्रेक पांव पर रखा और कंडक्टर ने मुझे धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। मैं बमुश्किल संभल पाया। गुस्से के मारे मेरा खून खौल उठा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी हैसियत का एहसास हो गया। मैं भारत का एक नीच अछूत था जिसके लिए हिंदू माशरे में कोई जगह नहीं। सब कुछ मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ था। मैं फौरन सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंचा। बमुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे जब मैंने जीप को इंतहाई तेज रफ्तारी से उस बस के ताकुब में जाते देखा। मैं बड़ी फुर्ती से बड़े से दरख्त की ओट में छुप गया। दोनों में से एक गधा भी जीप में ड्राइवर के साथ बैठा था और पिछली नशिस्त पर एयरफोर्स पुलिस के मुसल्लह जवानों ने कब्जा जमा रखा था। जीप के गुजरते ही एक बस आती दिखाई दी और चंद मिनट के बाद ही मैं लुधियाना की तरफ वापस आज़मे सफर था। इस मुसीबत के टल जाने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। हलवाड़ा से काफी दूर एक स्टॉप पर मैं उतर गया। यहाँ से एक टेम्पो के जरिए मैं एक दूसरे इलाके की तरफ जा निकला। ये एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा और मजबूत किला था। अब कम से कम मेरी हालत इस काबिल जरूर थी कि भारतीय सेकुलर माशरे में मुझे बस की सीट पर बैठने की इजाजत मिल जाती। शाम को थका हारा लुधियाना पहुंचा। अपने मखसूस मकाम पर कपड़े बदल कर सीधा प्रकाश के पास चला गया। रात को हम दोनों इकट्ठे होटल पहुंचे। प्रकाश मेरा बेहतरीन कवर था और ऐसे गैर यकीनी हालात में जबकि कदम कदम पर खतरात मुंह खोले खड़े थे, उसकी मदद हासिल करना और भी जरूरी हो गया था। मैंने प्रकाश से बड़े गहरे ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे और चंद दिनों की दोस्ती में ही वो मरहला आ गया जब प्रकाश मेरी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।